दोस्तों, पहली जंग अजीम में लड़ाई का मरकज मशरक था। ये लड़ाई थी नस्ली इख्तलाफ की और उसी नफरत ने दूसरी जंग अजीम को भी जन्म दिया, जहां जर्मनी मगरबी मुहाज पर तने तनहा इत्तिहादियों से टकराया था, वहां मशरकी मुहाज पर उसे ऑस्ट्रिया हंगरी का आसरा था कि वो रूसियों और उसके इत्तिहादियों को रोक पाएगा। उन हैवीवेट्स के बीच घिर गए थे पोलिश, यूक्रेनियन और यहूदी। लेकिन जंग में मौजूद कुव्वतों के इर्द गिर्द कुछ गैर जानबदार ममालिक भी थे जो इस कशमकश में थे कि किसका साथ दिया जाए। यूरोप के मशरक में जंग की सबसे बड़ी मुश्किल सामान रसद पहुंचाना थी। जनवरी 1914 को रूस ने जर्मनी पर धावा बोल दिया। जर्मन सरहद के कस्बों से पिसपा हुए एक रूसी अफसर लिखता है कि हम आगे बढ़ते गए और कस्बों को लूटते गए और बाद में उस पर पछताते रहे। जुल्म सितम की दास्तान नाकाबिले बयान है। एक 12 साला जर्मन अपनी डायरी में लिखती हैं कि मशरकी प्रेशियंस का एक सैलाब उबंद आया था। वो कहते हैं कि रूसी पीछे रह जाने वाले जर्मन औरतों को दरख्तों से बांधते हैं, फिर उनके सामने सलीब टांग कर उस पर उनके बच्चों को कील से ठोक देते हैं। जर्मन फौज 100 मील तक पसपा हो गई थी। जनरल हिंडनबर्ग की रिटायरमेंट खत्म कर दी गई थी और लोडेनरोफ को मगरबी मुहाज से बुलाया गया था। ये दोनों जर्नल्स आगे चलकर जर्मन काइजर से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जर्मन ने रूस के सेकंड टू आर्मी पर धावा बोलने का मंसूबा बनाया। हिंडनबर्ग और लोडेनरोफ ने रूसियों की पेशकदमी रोक दी थी और वो हीरोज बनकर उभरे थे। जनवरी 1915 में रूसी पोलैंड में खंदकें खोद के अपना दिफा कर रहे थे। उन जर्मन पेशकदमी कर रहे थे। अगले मोर्चों पर बोलिमो का गांव था। जर्मन ने यहाँ कुछ नए हथियार टेस्ट किए। फ्रांसिस स्मोलेंस्की एक शहरी लिखता है कि मैंने देखा कि हर तरफ धुआं है और मैं आग आग का शोर मचाए घर की तरफ भागा। सैकड़ों लोग मारे गए थे। खंदकें जिंदा लाशों से भरी पड़ी थीं। बेहोश सिपाही जंगलों में पड़े जिनमें जिंदगी की रमक बाकी थी। ये एक अजीब वाकया था जिसने सबको परेशान कर दिया। अनजाने में शायद कितने सिपाही कोमा की हालत में दफन कर दिए गए थे। जर्मन्स ने कीमियाई हथियारों का पहली बार इस्तेमाल किया था। जर्मन्स ने 18,000 आंसू गैस के शेल फायर किए, लेकिन ज्यादा ठंड और हवा के रुख की वजह से रूसी ये हमला बर्दाश्त कर गए थे, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बोलिमो की कभी तहकीकात नहीं हुई। दूसरी तरफ जर्मन इत्तिहादी ऑस्ट्रिया हंगरी रूसी यलगार के बाद अपने दिफा की जंग लड़ रहा था। रूसियों ने किला नुमा शहर का मुआसरा किया था। अगर ये शहर फतह होता तो हंगरी की शिकस्त लाजम थी। ये शहर मुख्तलिफ अक़वाम का मुरक्किब था। ऑर्डर भी 15 जुबानों में जारी किए जाते। बाहर के दुश्मन से ज्यादा अंदर के दुश्मन का डर था, जिससे रोजाना किए लोगों को फांसी चढ़ना पड़ता। बिलाखिर उस किले ने हथियार डाल दिए और रूसियों ने बगैर लड़े ये गैरिजन फतह कर लिया था। एक जर्मन ऑफिसर ने उस मौका पर कहा कि उसका मुल्क अब एक लाश के साथ जकड़ा हुआ है। कुछ छोटे ममालिक जो हालात को देख रहे थे कि किसका साथ दिया जाए, कौन उन्हें क्या ऑफर करता है, उनमें इटली, यूनान, बल्गारिया और रोमानिया शामिल थे। रोमानिया की मलका बर्तानिया में पैदा हुई थी। उसने अपना उसरो रसूख इस्तेमाल करके रोमानिया को बर्तानिया का साथ देने पर आमादा किया था, जिसके बदले उन्हें कुछ इलाके मिलने थे। इटली के वजीर आजम ने भी अक्टूबर 1914 में मुकद्दस कौमी मुफाद में इत्तिहादियों की सफों में लड़ने का फैसला ले लिया था। इटली की सरहद ऑस्ट्रिया हंगरी से मिलती थी और 375 मील सरहद यूरोप के बुलंद तरीन पहाड़ों पर वाक़ थी। यहाँ ऑस्ट्रो हंगरी को सबकत हासिल थी और वो ऊंचाई पर थे। ये एक जानलेवा इलाका था। इटली के अल्पाइन ट्रूप्स ने उस जंग में हिस्सा लिया। मई 1915 में उन्होंने कॉर्टिनो पर कब्जा किया। उनके सामने बुलंद कामत पहाड़ था। ऑस्ट्रिया हंगरी के कम ही सिपाही थे, लेकिन वो बहुत बेजिगरी से लड़े। वो अपने से नीचे दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकते और उनकी आहो बका सुनते।
बगैर कोई गोली चलाए दिन गुजर जाना उनकी कामयाबी ही था, लेकिन अतालवी फौज भी डटी रही। दोनों फौजें पहाड़ में सुरंगें खोदने में मसरूफ थी ताकि वो दुश्मन की पोजीशंस तक पहुंचे और धमाके से पहाड़ को उनके नीचे से सरका दे। अवलंची एक नया खतरा था। एक मौके पर अवलंच से 972 ऑस्ट्रिया के सिपाही मारे गए। सतह समंदर से 2 मील ऊंचाई पर ये सिपाही अपने आसाब से जंग लड़ रहे थे। इटली के हंगरी से सरहद और सुलोनो रिवर पर लेवल होती थी, जहां इटली का पहला हमला नाकाम हुआ था और उसे भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन जनरल कार्डवाना ने पागलपन में एक के बाद एक हमले का हुक्म दिया। 11 हमलों में तकरीबन 3 लाख फौजी मारे जा चुके थे और वो हजरत से भी अब दूर थे। कॉर्डानो जूलियस अल्पिर में खंदक, जो उसके हंगरी के पोजीशन से 15 मीटर नीचे थी, उसमें तैनात था। वो लिखता है कि लाशें आधी दफन बिखरी पड़ी थी, बंदूक, कपड़े और इंसानी अज़ा बिखरे पड़े थे। ग्रेनेड उनके बीच गिरते हैं, फिर वो सब हवा में बिखर जाते हैं। मदद की पुकार हर तरफ से आती है, लेकिन मैं कैसे अपनी जगह से जाऊं? 10 गज के फासले पर जानी कोसर में गोली लगी है। मैं उसे तड़पते हुए देखकर वहां से गुजर गया और अपने आप से सवाल करता गया कि मेरी बारी कब आनी है। 1914 की सर्दियों में जर्मन हाई कमांड ने फैसला किया था कि रूस के खिलाफ एक बड़ा हमला किया जाए और उन्हें मुज़ाकरात पर आमादा किया जाए। उसके लिए उन्होंने मगरबी मुहाज से 8 डिवीजन फौज तलब की थी। अब कारपेथेन में जर्मन और ऑस्ट्रियन एक संग लड़ रहे थे, जिससे फौज का मोराल बुलंद था। रूसी 3 लाख जर्मन और ऑस्ट्रियंस की ताब ना लाते हुए पसपा हुए, लेकिन मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आए। रूसी फौज में करीब 6.5 लाख यहूदी थे, लेकिन उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। शिकस्त का बदला रूसियों ने अपनी यहूदी आबादी पर निकाला, जिसकी वजह से वो जर्मनों को अपना निजात हिंदा समझने लगे। जर्मन का रवैया शुरू से उनसे काफी अच्छा रहा और उन्हें आजादी का वादा किया गया। उसका असर जर्मनी में मौजूद यहूदियों पर भी हुआ था और वो जर्मन फौज में भर्ती होने लगे। करीब 1 लाख यहूदी काइजर की फौज में लड़ रहे थे। जर्मन कामयाबी से मशरक में आगे बढ़ते रहे। ये उनका उस जंग में सबसे कामयाब ऑपरेशन था। जर्मन ने यहाँ का रेलवे सिस्टम अपने गेज के मुताबिक किया और पोलैंड को आजादी देने की बात की। जिंदगी वापस लौटने लगी, लेकिन जर्मन अब यहाँ से हर किस्म के वसाइल मगरबी मुहाज की तरफ मुंतकिल करने लगे। अब लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। वहां से लोगों को जबरदस्ती मगरब में मजदूरी करने ले जाया जाने लगा। ट्यूटोन और सलाइव के माबैन नस्ली जंग अरूज पर थी। जर्मनी और हंगरी अब सर्बिया को तबाह करने की पोजीशन में थे और बल्कान पर अपना कब्जा जमाने और फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल का बदला लेने के लिए वो आगे बढ़े। उस मौका पर बल्गारिया ने भी जर्मन कुव्वत देखकर उसका साथ देने का फैसला किया। अक्टूबर 1915 में जर्मन और हंगरी की फौज ने सर्बिया के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। बल्गारिया ने जनूब मशरक से दावा बोल दिया। अब सर्बों के पास भागने का एक रास्ता था, लेकिन वो पहाड़ों से गुजरता अल्बानिया जाता था। सर्बिया की फौज पसपा हुई और लोग भी उनके साथ हो लिए। मुल्क बदर हुए। ये लोग सर्द बर्फीले पहाड़ों से होते गए। उनका मकसद बहरा रूम से होकर महफूज मकाम तक जाना था। ये एक तारीखी पसपाई थी। उन्हीं पहाड़ों में तुर्कों ने भी 1389 में सर्बों को शिकस्त दी थी। ये एक अजीब मंजर था। सर्ब रियासत का एक जनाजा था जो आहो बका करता जा रहा था। कौन सा सिपाही किस कंपनी और किस रेजिमेंट के साथ था, कोई नहीं जानता था। ताकत जवाब दे चुकी थी, लेकिन रुकना मुहाल था। बच जाने वाले कारफों के जजीरे पर जमा हुए आधी फौज, करीब 2 लाख लोग लुकमाए अजल बन चुके थे। कितने शहरी मारे गए कोई नहीं जानता था। सेंट्रल पावर्स उन मशरकी मुहाज पर कामयाबी के झंडे गाड़े थी। कामयाबी से कताए नजर जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी का ताल्लुक सर था। जर्मन अपने इत्तेहादी को खुद पर बोझ समझने लगे, यहाँ तक कि उनको अपने कब्जे में लेने की भी बात हुई। जबकि हंगरी जर्मनों से बेजार था और उन्हें अपना खुफिया दुश्मन कहने लगा।
लेकिन वो जर्मनी से अलहदा होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये एक मुर्दा इत्तेहाद था जो जंग को जिंदा किए हुए था। पहली जंग अजीम का जिक्र खंदकों के जिक्र के बगैर नामुमकिन है। उस जंग का ख्याल आते ही जो चीज पहले जहन में आती है वो खून आलूद खंदकें हैं। मशरकी मुहाज के बरअक्स मगरब में जंग खंदकों में लड़ी गई। इत्तेहादियों की तरफ से जर्मन पेशकदमी दरियाए मार्न के किनारे रुकने के बाद जर्मन ऊंची जमीन पर मोर्चा जन हो गए थे और फ्रांस ने भी ऐसा ही किया था। उसके नीचे में 500 मील लंबी खंदकें जो चैनल से स्विट्जरलैंड तक जाती थी, उसका मकसद कम अफराद के साथ दुश्मन की पेशकदमी को रोककर अफरादी कुव्वत दूसरे मुहाज पर मुंतकिल करना थी। डेडलॉक तोड़ने का मतलब इकदामी कार्रवाई था, लेकिन उन खंदकों पर हमला करने से ज्यादा आसान उनका दिफा करना था। तमाम तर खाको खून और खौफनाकियों के बावजूद खंदकों ने जानें बचाई। ये खंदकें खौफ और ताफुन से भरपूर लाशों से लदी हुई थी। जहां मशीन गन्स आग बरसा रही थी वहां ये महफूज पनाहगाहें थी। खतरा तब था जब आप अपने छोड़कर बाहर निकले, लेकिन जर्नैल जानते थे कि जंगे खंदकों में बैठकर नहीं जीती जा सकती। जल्दी या बदेर उन खंदकों से निकलना था और उसका मतलब था भारी जानी नुकसान। ये जर्नैल हकीकत से वाकिफ थे और उनमें अच्छे जर्नैलों की तादाद बुरे जर्नैलों से ज्यादा थी। यही वजह थी कि जर्मनी ने जंग में 71 जर्नैल हारे। फ्रांस ने 55 और 78 बरतानवी जर्नैल लुक़मा अजल बने। जर्मनी ने वर्दून के मकान पर डेडलॉक तोड़ने की कोशिश की। ये किला नुमा शहर 19 किलो से महफूज किया गया था, लेकिन जंग में रफ्ता रफ्ता फ्रांस ने यहाँ से तोपें वगैरह दूसरे मुहाज पर मुंतकिल की, जिससे शहर की हिफाजत में कमी आई थी। एक फ्रांसीसी कर्नल ने हुकूमत को आगाह किया कि अफरादी कुव्वत की कमी से हालत नाजुक हो सकती है। अगर कोई बड़ा हमला अगली सफों को चीरकर आगे बढ़ता है तो दूसरी सफे उसे नहीं रोक पाएंगी। 21 फरवरी 1916 को 1 लाख जर्मन फिजाई बर्तरी के साथ तोपों की घन गरज में आगे बढ़े जर्मन फौज ने उस दिन करीब 10 लाख गोले दागे। जर्मन फौज के कुछ दस्ते छोटी छोटी टोलियों में आगे जाते, दाएं बाएं भागते हुए जगह बनाते। वो नए हथियारों से लैस थे, जिससे मार्टर, ग्रेनेड और फ्लेम थ्रो शामिल थे। उन दस्तों को तूफानी सिपाही कहा गया। ये आगे बढ़ते दुश्मन पर आग बरसाते जाते। वर्दून 20वीं सदी की अहम तरीन लड़ाइयों में से एक थी। उसमें हिस्सा लेने वालों में एक जवान पॉलिस था जो दूसरी जंग अजीम में जर्नैल थे और उन्होंने स्टालिनग्राड का मुहासरा किया। 25 साला चार्ल्स डी गॉल भी वहां था। जख्मी हालत में कैदी बनाया गया था जो मुस्तकबिल में फ्रांस का हुक्मरान बनने वाला था। 3 दिन की लड़ाई के बाद जर्मन फौज ने डॉमोल्ड पर कब्जा कर लिया। ये वर्दून का एक अहम किला था। जर्मनी में जश्न का समा था। फ्रांस के लिए वर्दून का दिफा हर कीमत पर जरूरी था। फ्रांस की सलामती दांव पर लग चुकी थी। वर्दून के नए कमांडर जनरल फिलिप ने सिपाहियों में नई रूह फूंकी, लेकिन वो सिपाहियों की जान के बारे में फिक्रमंद रहने वाले जर्नैल थे। यही वजह थी कि 25 साल बाद उन्होंने हिटलर के सामने सरेंडर किया ताकि वर्दून जैसे खून खराबे से बचा जा सके। 1915 में इत्तेहादियों ने जर्मनी की ताकत को तकसीम किया। रूस के मशरक में हमले की वजह से जर्मनी को कुछ फौज वहां भेजना पड़ी। जून के महीने में फ्रांस ने जवाबी वार किया और भारी नुकसान के बाद जर्मनी को वापस धकेलकर वर्दून को गिरने से बचा लिया। ये वर्दून ही था जिसने फ्रांस में एक नई रूह फूंकी और 1870 में जर्मनी के हाथों शिकस्त के बाद वो दोबारा एक कौम बनकर उभरी। फ्रांस ने वर्दून की लड़ाई से काफी कुछ सीखा, लेकिन उसे करीब 3 लाख जानों से हाथ धोना पड़ा। जर्मनी का नुकसान उससे भी ज्यादा हुआ था, लेकिन जर्मनी चूंकि कमजोर इत्तेहादियों की वजह से अकेला लड़ रहा था, इसलिए वो इस पैमाने पर नुकसान बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था और यही वजह उसे अगले 2 सालों तक कोई बड़ा हमला करने से रोके रहा। 500 मील के अगले मोर्चों में जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं थी। इतना अरसा एक दूसरे पर गोले बरसाने के बाद
कहीं फौजियों में जियो और जीनो दो की मिसालें भी मौजूद थी। वो अब जंग के आदी हो गए थे। कभी वो खंदकों से बाहर आकर धूप में लेट जाते, कभी वो अगले मोर्चों पर पियानो बजाते। एक फौजी लिखता है कि हमारे सेक्टर में जंग अलग है, हम कभी फुटबॉल भी खेलते हैं या लॉन्ग जंप या फिर दौड़ लगाते हैं। इनाम में एक चॉकलेट होती है, कभी कभार दुश्मन पर गोलाबारी होती है, लेकिन अगर हम दुश्मन को राशन से महरूम करेंगे तो वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। इसलिए हम जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। हम अक्सर दुश्मन की पोजीशन पर खाना पकते वक्त आग और धुआं देखते हैं, लेकिन हम खाने में रुकावट नहीं डालते। एक बार तो दुश्मन का एक सिपाही खाना खाने हमारे पास आ गया। कभी हमारे अफसर हमें दुश्मन पर बम बरसाने को कहते हैं, हम उससे खुश ना होते तो हम पहले से सीटी बजाकर दुश्मन को आगाह करते कि वो खुद को महफूज कर ले। लेकिन ये मामला वहां होता जहां सिपाही एक दूसरे से हम आहंग होते, वरना दूसरे सेक्टर्स में जंग पूरे आबोताब से जारी रहती। हाई कमान को इस जियो और जीने दो से सख्त कोफ्त थी और वो छापे मारते, सजाएं देते, रोजाना रिपोर्ट तलब करते, यहाँ तक कि पेट्रोलिंग अफसर गलत रिपोर्ट भेजने लगे। एक रात एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ, एक कारपोल की टांग उड़ गई। वो खुशी मनाता हुआ वापस आया कि शुक्र है मैं इस लम्हे का 18 माह से इंतजार कर रहा था, अब मैं वापस घर जा सकूंगा। जियो और जीनो दो की पॉलिसी हर जगह कारगर नहीं थी। कभी शेलिंग में किसी साथी की मौत जवानों पर जुनून तारी करती, कभी वो दुश्मन पर धावा बोलते और दुश्मन को आ लेते। फिर रहम की भीख मांगने वालों को भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता। कभी उन्हें बंदी बनाकर उन्हें प्रोपेगेंडा वीडियोस में इस्तेमाल किया जाता। जंग का सिपाहियों के घर वालों पर भी असर था। वो नहीं जानते थे कि जंग से वापसी होगी या नहीं। कैदियों की भी यही मुश्किल थी। एक सिपाही की बीवी उसे लिखती है कि तुम्हें 2 साल हो चुके गए हुए, अब मेरी ख्वाहिशात फिर से जन्म लेने लगी है। अगर तुम वापस ना आए तो मुझे मजबूर उन्हें कहीं और से पूरा करना पड़ेगा। आखिर इंसान लकड़ी का तो नहीं बना हुआ। जहां कुछ का सबर जवाब दे गया, वहीं कुछ ऐसी खवातीन भी थी जो इंतजार कर रही थी। एक जर्मन अपने शौहर को लिखती है कि दिल में कभी ख्याल मत लाना कि तुम अपने पीछे किसी बेवफा को छोड़ गए हो। घर वालों के खतूत सिपाहियों का हौसला थे। 1916 में होने वाली खौफनाक लड़ाई सोम में लड़ी गई। जनरल रॉमसर ने उसे एक अहम पेशरफ्त कहा, जो कि अफराद से ज्यादा असलहा के जोर पर लड़ी गई। फ्रांसीसी उसमें आगे थे, लेकिन वर्दून पर टक्कर के बाद बर्तानिया को उसका जोर सहना पड़ा। सर डिल्सन बैग पर कुछ कर गुजरने का दबाव था। जब 24 जून को बरतानवी तोपों ने सोम पर बमबारी शुरू की तो 160 मील दूर लंदन में खिड़कियां लर्जने लगी। लेकिन 7 दिन की बमबारी के बाद भी जर्मन तोपें खामोश हुई, ना उनका दिफा कमजोर हुआ। जहां फ्रांस की फौज कुछ बमबारी के बाद सिपाही आगे भेजती जो आगे पोजीशन को सलामत हाल में पा लेती, वहां बरतानवी इतनी आग बरसाते कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। ये बरतानिया की तारीख में एक दिन में होने वाला सबसे बड़ा जानी नुकसान था। जहां जर्मन फौज अपने माहिर जंगजुओं पर इन्हिसार कर रही थी, बरतानवी तकनीकी फौज की तरफ जा रहे थे, लेकिन सोम में इस सब के लिए देर हो गई थी। जनरल बेग ने उस लड़ाई के लिए जिम्मेदारी कबूल की जहां अहदाफ की जंग में नाकामी हुई और दोनों अतराफ करीब 5 लाख अफराद जान से गए। अब कमराए में बरतानिया ने पहली बार टैंकों का इस्तेमाल किया। टैंकों को हमवार सख्त जमीन की जरूरत थी। 300 टैंक अगली सफों को चीरते हुए जर्मन खंदकों तक पहुंच गए। टैंक एक कमाल की इजाद थी जो जाने गवाए बगैर हरकत करते और दुश्मन को आ लेते। जर्मन 5 मील तक पसपा हो गए थे और पहली बार इत्तेहादी आगे बढ़ रहे थे और उनकी तोपें हरकत कर रही थी। ये एक बड़ी कामयाबी थी। उनके बरतानिया में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे वर्दून की वजह से जर्मनी में खुशी मनाई गई थी। कुछ गांव अब भी जर्मन के कब्जे में थे। फल्सक्रीज उनमें से एक था जहां एक तोप टैंक के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। उसने पहली बार टैंकों को निशाना बनाया। उस गांव में जर्मनों ने 32 टैंक तबाह किए। बहुत से टैंक तूफानी दस्तों ने नाकारा बना दिए।
जर्मन लारियों में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगाकर टैंकों का निशाना बनाया गया। एक ही हफ्ते में जर्मनों ने फिजाइया और तूफानी दस्तों के साथ तमाम खोया हुआ इलाका भी वापस ले लिया। दोस्तों, जंग अजीम अव्वल की कहानी अभी जारी है। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।